हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईवीएश बाय नागेंद्र में आप सबका स्वागत है। आपके अपने यूट्यूब फैमिली में आप सबका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो है उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, यानी जितने भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो शरीर से किसी न किसी माध्यम से तो बाहर निकलते ही हैं आपके। ठीक है, किसी न किसी माध्यम से आपके बाहर निकलते हैं। तो ये टॉपिक ही हमारा हो जाएगा क्या, उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र। क्लियर है भाई? तो चैनल को ईवीएस बाय नागे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। ठीक है, आप सब लोगों के सहायता से ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे। जो आप टॉपिक बोलेंगे वो आपको वीडियो बना देंगे। ठीक है, धीरे धीरे सारे टॉपिक आपको यहाँ से मिल जाएंगे। क्लियर है? चलो चलते हैं टॉपिक की ओर, बिल्कुल। उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या आ जाएगा, उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र का मतलब होता है जितनी भी शरीर में आपकी कोशिकाएं हैं, जो हमारी सेल हैं, सेल से कुछ अवशिष्ट मटेरियल निकलते हैं भाई। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में जाके तो भोजन क्या करता है भाई, भोजन वहाँ क्या करता है आपका संपूर्ण रूप से, यानी जो ग्लूकोज बनता है, संपूर्ण रूप से हमारा क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और जब ग्लूकोज बनेगा तो वहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें आपके निकलेंगी, जैसे CO2 में निकलेगा, अवशिष्ट कार्बनिक पदार्थ निकलेंगे आपके। ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ निकलेंगे, कुछ विषाक्त तत्व होंगे, विषैले पदार्थ निकलेंगे आपके। और जब ये शरीर से विषैले पदार्थ निकलेंगे, ठीक है, निकलेंगे, इन्हीं क्रिया को हम क्या कहते हैं आपका, सिंपल सा इसी क्रिया को हम बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र, यानी एक्सक्रेटरी। आपका क्या बोलते हैं, हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम आपका। ठीक है, और जो तंत्र, इस तंत्र में जो आपके ऑर्गन हमारे भाग लेंगे, जो हमारे ऑर्गन इसमें क्या लेंगे, आपके भाग लेंगे, उन्हीं को हम बोलेंगे सिंपल सा उत्सर्जी ऑर्गन। उन्हीं को सिंपल सा हम क्या बोलेंगे, उत्सर्जन तंत्र में लेने वाले भाग वाले अंग। ठीक है, उत्सर्जी अंग हम जिन्हें बोल देंगे। ठीक है, और उत्सर्जी अंग में अगर हम बात करते हैं, सिंपल सब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि तो ये आपकी आ जाएगी किडनी। ठीक है, क्या आ जाएगी आपकी किडनी। किडनी के बाद आ जाएगी आपकी त्वचा। ठीक है, किडनी के बाद आ जाएगी आपकी त्वचा। त्वचा के बाद आ जाएगा लीवर। ठीक है, लीवर के बाद आ जाएगा आपका फेफड़े। फेफड़े के बाद अगर हम बात करते हैं आ जाएगा हमारा आंत। आंत में दोनों ही आ जाएंगी, छोटी आंत भी और आपकी बड़ी आंत भी। क्या क्या चीज़ों का, किन किन चीज़ों को बाहर निकालती हैं। ठीक है, तो कुछ टॉपिक हम यहाँ से आपको पढ़ा चुके हैं पिछली वीडियो में। ठीक है, तो जैसे लीवर हो गया आपका, लंग्स हो गया, आंत हो गई आपकी। तो यहाँ पर आपको छोटा छोटा क्लू देते हुए फिर भी चलेंगे आपका। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे आपका ये। आगे देखिए, तो किडनी के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपके बढ़ेंगे त्वचा के बारे में, फिर लीवर, फिर फेफड़ा, फिर आपकी आंत। ठीक है, तो मनुष्य उत्सर्जित तंत्र में जो भाग लेते हैं वो आपके कौन लेता है, किडनी। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ से आपसे क्वेश्चन जो पूछता है, यहाँ से जो आपसे क्वेश्चन पूछता है ना, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कि इन सब में से मुख्य कौन सा है, सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग कौन सा है, यानी मुख्य कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा उत्सर्जी अंग है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लेता है सिंपल सा, उत्सर्जी अंग में, उत्सर्जन तंत्र में जो प्रमुख अंग होता है, मुख्य अंग है जो आपका मेन ऑर्गन, अगर आपसे पूछ लेता है एक्सक्रीटरी का कौन सा है, तो किडनी आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, किडनी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछता है सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग क्या है, तो त्वचा यानी स्किन है आपकी। ये क्या आ जाएगा, सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग है आपका। ठीक है, सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग है आपका। ठीक है भाई, त्वचा से बड़ा कुछ हो सकता है? त्वचा में अभी सारी चीजें बताएंगे, सबसेसियस ग्लैंड होती हैं, ऑयली ग्लैंड होती हैं, जो पसीना निकलता है, पीएच मान बताएंगे, सारी चीजें आपको बताएंगे। यहाँ पर जितना भी उत्सर्जन होता है आपकी बॉडी में, उन सारे टॉपिकों पे हम बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर बात करेंगे। ठीक है भाई, क्लियर अच्छे तरीके से बात करेंगे। स्किन के बारे में पढ़ाएंगे आपको, स्किन पे भी डर्मिस, एपिडर्मिस, मायोसिन, वोसिन प्रोटीन होता है, इन सब के बारे में बताएंगे आपको कहाँ कहाँ होता है। क्लियर है? फिर किडनी, लंग्स, आपका लीवर हो जाएगा, और लीवर के बाद आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में। ठीक है, कि किन चीज़ों का वो अवशिष्ट पदार्थ, कौन से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती हैं। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, मत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्लियर है? किडनी की बात करते हैं। ठीक है, मनुष्य में अंत, यानी जितने भी मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, उनमें उत्सर्जन जो अंग होता है किडनी होता है, जो मुख्य यानी प्रमुख लिखा भी है, इंपोर्टेंट जो आपसे है, मेन अगर आपसे पूछ लेता है सिंपल सा मेन। ठीक है, अगर आपसे सिंपल सा पूछता है जो मेन अंग है आपका, मेन ऑर्गन है आपका,
तो मेन ऑर्गन सिंपल सा क्या आ जाएगा आपका, किडनी आ जाएगी। मेन ऑर्गन क्या आ जाएगा आपका, तो किडनी आ जाएगी। क्लियर है भाई, क्या आ जाएगा आपका, सिंपल सा किडनी आ जाएगी। ठीक है, और जो रुधिर परिसंचरण में जो रुधिर परिसंचरण से उत्सर्जित जितना भी हमारा रुधिर परिसंचरण पढ़ा था हमने, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, उस सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से, आर्टरीज और वेन्स के माध्यम से वो अवशिष्ट पदार्थ क्या है, शरीर से बाहर निकलते हैं। और साथ में जो रुधिर में लाभदायक तत्व है, जो इंपॉर्टेंट हमारे एलिमेंट्स हैं, लाभदायक तत्वों को भली भांति क्या करता है, चेक भी करता है, कार्य भी करता है, और उसे रिसाइकलिंग भी करता है, यानी फिल्ट्रेशन का प्रॉपर वर्क करता है। सबसे ज्यादा क्या किडनी वर्क करता है, फिल्ट्रेशन का। आपसे पूछ लेगा इसकी लेंथ कितनी होती, लंबाई कितनी होती, 5 इंच होती है। विड्थ कितनी होती, चौड़ाई कितनी होती मेरे भाई आपका, तो सिंपल सा आ जाएगा आपका, ठीक है, सिंपल सा आ जाएगा 2 इंच होती है। और मोटाई कितनी होती है आपकी, सिंपल सा 1.5 इंच। ठीक है, और इसका जो वजन होता है कितना होता है, 140 ग्राम होता है। ठीक है, 140 ग्राम होता है एक किडनी का वजन। दोनों का अलग अलग हो जाएगा। सामान्य व्यक्ति में जो किडनी का वजन होता है 140 ग्राम होता है। ठीक है, कितना होता है भाई, 140 ग्राम होता है। तो ये पूरा आपको नेफ्रॉन्स वगैरह ये सब पढ़ाएंगे, आपको नेफ्रॉन्स वगैरह सब आपको पढ़ाएंगे, पेपला, रीनल कॉर्डेक्स। ठीक है, ये सब आपको पढ़ाएंगे। क्लियर है भाई, देखिए अगला जो हमारा इसी का ही भाग है, किडनी के चारों तरफ एक हमारी लेयर होती है, कोडिंग होती है, जिसे हम बोलते हैं पेरिटोनियम लेयर या पेरिटोनियम झिल्ली होती है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है, यूपी ग्रुप डी और यूपी सुपर टेट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी सुपर टेट और यूपी ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका सेंट्रल ग्रुप डी के लिए आपका, रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही आपका अच्छा है ये आपका टॉपिक। ठीक है, यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका पूछ ही लेता है। किडनी की जो लंबवत अगर हम काटते हैं, इससे पहले अगर काट देते हैं 2 भागों में, तो एक हमारा भाग हो जाता है मोटा वाला भाग, एक हो जाता है पतला वाला भाग। एक हो जाता है क्या आपका, मोटा वाला भाग, एक हो जाता है पतला वाला भाग। तो मोटे भाग को ही हम बोलते हैं मेडुला, यही हमारा मेन भाग होता है, यही किडनी में हमारा क्या होता है, मेन भाग होता है। और इसी भाग पे ही बहुत सारी संरचनाएं होती हैं। देखो जैसे ये वुमेन संपुट आपको दिख रहा है, ये वुमेन संपुट पूरा दिख रहा है आपको, ये वुमेन संपुट के बारे में भी बताएंगे आपको। मेडुला जो होता है बिल्कुल कोन शेप का, ठीक है, कोन शेप का एक क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, कोन शेप का एक स्ट्रक्चर होता है, और जिसे हम बोलते हैं पिरामिड, जिसे हम बोलते हैं क्या आपका, सिंपल सा पिरामिड। ठीक है, तो देखो हमारे बॉडी में भी पिरामिड का ही रूप है, हमारे बॉडी में भी आइलैंड था, हमारी बॉडी में ही पिरामिड है। और प्रत्येक किडनी में लगभग कितनी नलिकाएं होती हैं, 1,30,000 लगभग कितनी होती हैं, 1,30,000 नलिकाएं होती हैं आपकी, यानी नालियां होती हैं आपकी छोटी छोटी। और उन्हीं नालिकाओं को हम क्या कहते हैं आपका, नेफ्रॉन। क्या कहते हैं हम, सिंपल सा नेफ्रॉन कहते हैं आपका। और नेफ्रॉन हमारे शरीर की या हमारे किडनी की सबसे क्या जाएगी, स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाएगी। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, अगर आपसे किडनी पूछता है, कॉर्टेक्स पूछता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अगर आपसे पूछ रहा है कॉर्टेक्स, तो क्या लगाएंगे आपका, तो सिंपल सा लग जाएगा आपका नेफ्रॉन। सिंपल सा क्या लग जाएगा आपका, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किडनी की सबसे सूक्ष्म इकाई होती है, किडनी की क्या होती है, सबसे सूक्ष्म इकाई होती है। ठीक है, देखिए छोटे छोटे जो फिल्ट्रेशन वाले भाग लगे हैं, यही आपके नेफ्रॉन्स हो जाएंगे, यही आपके क्या हो जाएंगे, नेफ्रॉन्स हो जाएंगे। नेफ्रॉन्स का पूरा स्ट्रक्चर ये वाला है, नेफ्रॉन्स का पूरा स्ट्रक्चर आपका ये वाला है। क्लियर है, देखिए आगे, नेफ्रॉन ही रुधिर को रासायनिक, जितना भी इसमें केमिकल लोचा होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, उसे वास्तविक जो नियंत्रित करता है वो कौन करते हैं, आपके नेफ्रॉन ही करते हैं। और प्रत्येक नेफ्रॉन में एक प्यालीनुमा संरचना होती है, छोटी छोटी जो प्यालियां होती हैं। ठीक है, छोटी छोटी ये प्यालियां होती हैं, ये वाली छोटी छोटी जो प्यालियां होती हैं, उस प्यालीनुमा संरचना को ही हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वुमेन संपुट कहते हैं। क्या हम कहते हैं, वुमेन संपुट कहते हैं। ठीक है, और ये किस वाले क्षेत्र पे होती है, आपकी कॉर्टेक्स वाले क्षेत्र पे होती है। ये कौन से वाले क्षेत्र पे होती है आपकी, सिंपल सा कॉर्टेक्स वाले क्षेत्र पे होती है। क्लियर है भाई, देखिए अगर हम बात करते हैं मूत्र की संरचना, यानी यूरिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। ठीक है, यूरिन जो होती है, नेफ्रॉन में रुधिर से छनकर आए जल और उत्सर्जी पदार्थों के मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं, यूरिन कहते हैं। ठीक है,
सिंपल से यहाँ से एक ही क्वेश्चन आता है, यूरिन का पीएच मान और यूरिन में यूरिया की मात्रा। अगर ये यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो आपका क्या हो जाता है, ड्यूरेसिस हो जाता है, ड्यूरेसिस हो जाता है आपका। ठीक है भाई, यहाँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन होता है कि आपका यूरिन का रंग किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, बस दो ही चीजें यहाँ से याद रखना, पूरा टॉपिक पढ़ लेना आप, लेकिन पूरा टॉपिक में ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ से। ठीक है, मनुष्य में जो मूत्र क्या होता है, आपका जो यूरिन होता है आपका कैसा होता है, पारदर्शी होता है, स्लाइडली येलो होता है, हल्का पीला होता है। और यही पीला रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के साथ एक आपका पिगमेंट होता है, एक आपका क्या होता है, पिगमेंट होता है। और ये पिगमेंट कौन सा होता है, सिंपल सा, ये पिगमेंट जो होता है आपका, इसी को बोलते हैं हमारा यूरोक्रोम। ठीक है, क्या होता है हमारा, यूरोक्रोम। ठीक है, यूरोक्रोम पिगमेंट होता है। इसी पिगमेंट के कारण, ये आप याद रखना, इसी पिगमेंट के कारण ही आपका क्या होता है, यूरिन का रंग आपका निर्धारित होता है। क्लियर है। सामान्य व्यक्ति में 24 आवर्स में, अगर डायबिटीज पेशेंट नहीं है, भाई डायबिटीज पेशेंट में आपने देखा होगा यूरिन की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है आपकी। ठीक है, यूरिन की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो 24 घंटे में यूरिन की जो मात्रा होती है सामान्य व्यक्ति में, वो कितनी होती है, 1.5 लीटर होती है। ठीक है, 1.5 लीटर होती है। और पीएच मान, जब यूरिन बिल्कुल यानी ताजा यूरिन जो होता है उसका पीएच मान सिंपल सा हल्का कैसा होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। कैसा होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। सिंपल से यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जितने भी पेशाब घर होते हैं, यहाँ से जो महक आती है वो किसकी आती है, अमोनिया की आती है। महक जो आती है, जो गंध आती है, वो किसकी आती है, अमोनिया की आती है। अभी हम बात करेंगे जब आपको लीवर पढ़ाएंगे, जब आपको लीवर पढ़ाएंगे तो वहां इसकी बात करेंगे। तो पीएच मान इसका कितना हो जाएगा आपका, 4.5 से लेकर 8.6 होता है। क्लियर है। और सामान्य व्यक्ति में जो यूरिन में जल कितना होता है, 96% होता है। यूरिया कितना होता है, सिंपल सा 2% होता है। अच्छा, परफेक्ट अगर आपसे पूछ लेता है तो 2.42% तक आपका दे देता है ऑप्शन में। ठीक है, 2.42 आप ऐसे याद रख लेंगे। पीने योग्य विश्व में पानी कितना है, पीने योग्य विश्व में पानी कितना है, तो 2.42% है। और हीरे का जो अपेक्षित घनत्व होता है, हीरे का अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक होता है, वो भी कितना होता है, सिंपल सा 2.42 होता है, 2.42 होता है। क्लियर है, तो ऐसे याद रख लेंगे आप। और जो इसमें प्रोटीन और फैटी एसिड जो सेकेराइड एन, ठीक है, कोलाइडी जो विलियंस पाए जाते हैं वो कितने होते हैं, 1.3%। यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट मात्र एक ही रहता है, यूरिया की मात्रा पूछता है, तो आप यूरिया की मात्रा ही याद रखेंगे। ठीक है, और यूरिया की मात्रा जब बढ़ जाती है बॉडी में, तो जोड़ों में प्रॉपर क्या हो जाता है, जोड़ों में हो जाता है गठिया रोग। क्या हो जाता है आपका, गठिया रोग। ठीक है, तो सिंपल सा पूछ लेता है, यूरिया की मात्रा बढ़ने पर जोड़ों में क्या हो जाता है, तो उस रोग को हम क्या कहते हैं, गठिया रोग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, हमारा गठिया रोग। यूरिया की मात्रा अगर शरीर में बढ़ जाती है तो ड्यूरेसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हमारा ड्यूरेसिस। ठीक है, और जो पदार्थ इस क्रियान्वित यानी इस क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम ड्यूरेसिस पदार्थ कहते हैं, ड्यूरेसिस पदार्थ कहते हैं। क्लियर है भाई। हम बात करते हैं फिर आपकी फेफड़े की। ठीक है, देखिए मैंने फेफड़े के बारे में आपको बताया था, सबसे ज्यादा ये किस चीज का उत्सर्जन करता है, तो CO2 का। और CO2 के लिए मैंने आपको प्रोसेस भी बताए थे, 3 प्रोसेस थे आपको। सिंपल सा प्लाज्मा में आपका क्या था, प्लाज्मा में पिछले जो टॉपिक था वहां से आप कंप्लीट कर लेंगे प्लाज्मा में। फिर आपका सिंपल सा था आपका प्लाज्मा के बाद कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से। और फिर था आपका सिंपल सा तीसरा भाग मैंने बताया था आपको बाइकार्बोनेट से, मैंने बताया था बाइकार्बोनेट से। ठीक है, तो मनुष्य में वैसे तो फेफड़े जो करते हैं, लंग्स मेन काम करते हैं, रेस्पायर का काम करते हैं, ठीक है, श्वसन का। लेकिन इनसे क्या है, लेकिन श्वसन तंत्र के साथ साथ उत्सर्जन भी करते हैं। तो फेफड़े द्वारा 2 प्रकार का उत्सर्जन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जितने भी हमारे जलवाष्प हैं, जितने भी हमारा जलवाष्प है, वाटर वेपर है, जलवाष्प है, उसका भी उत्सर्जन होता है, उसको भी शरीर से बाहर निकालता है कौन, आपके फेफड़े। अरे भाई, श्वसन के माध्यम से ही तो, नोज के माध्यम से, नाक के माध्यम से हम CO2 को ग्रहण भी करते हैं और CO2 को हम अतिरिक्त मात्रा में शरीर से जलवाष्प के रूप में बाहर निकालते भी तो है भाई। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है स्किन, फिर हमारा आ जाता है क्या, स्किन। देखो स्किन में टॉपिक हम बताते हैं आपको, स्किन वाला जो टॉपिक सिंपल सा बताते हैं भाई। स्किन वाला जो है आपका, स्किन में आपके प्रॉपर अगर हम बात करते हैं तो देखिए, ये मान लीजिए स्किन है आपकी प्रॉपर। ठीक है, और स्किन में जो बिल्कुल अंदर वाला भाग होता है यही आपकी बोन्स है, इसके ऊपर प्रोटीन लगी होती है। बोन्स के अंदर जो प्रोटीन भरी होती है आपकी ओशिन। ठीक है, और ओशिन से ऊपर होता है मायोसिन, और मायोसिन से ऊपर होता है आपका डर्मिस।
ठीक है, डर्मिस। और डर्मिस से ऊपर वाला ये लेयर बिल्कुल होता है जिसे हम स्किन कहते हैं, ये होता है एपिडर्मिस। क्या होता है? एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस। अब इन्हीं में बहुत सारी आपकी क्या होती है? पसीना ग्रंथि होती है, यानी सबसेसियस ग्लैंड होती है आपकी। इन्हीं में क्या होती है आपकी? सबसेसियस ग्लैंड होती है, सबसेसियस ग्लैंड होती है आपकी। ठीक है, यानी आपकी क्या होती है? सिंपल सा पसीना ग्रंथि होती है, या इन्हीं को हम बोलते हैं प्रस्वेदन ग्रंथि, या इन्हीं को हम बोलते हैं क्या? प्रस्वेदन ग्रंथि। और प्रस्वेदन ग्रंथियां के माध्यम से ही सबसे ज्यादा जो निकलता है वो निकलता है सोडियम क्लोराइड, यानी क्या निकलता है? नमक निकलता है। और पसीना, भाई पसीने में अगर पसीने का पीएच मान की हम बात करते हैं तो पीएच मान कितना होता है भाई? अगर हम पसीने के पीएच मान की बात करते हैं तो पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन वैल्यू 7.4 होती है, यानी हल्की आपकी क्या कह सकते हो? हल्की क्षारीय होती है। कैसी होती है आपकी? हल्की क्षारीय होती है। ठीक है, हल्की क्षारीय होती है आपकी। क्लियर है भाई? देखिए, अब अगर भाई आपने देखा होगा पसीने के माध्यम से, जैसे हम गर्मी से आते हैं तो पसीना निकल जाता है तो एकदम बॉडी फिर थोड़ी देर बाद क्या हो जाती है? रिलैक्स। तो कुछ इसका मतलब अवशिष्ट पदार्थ आपके पसीने के माध्यम से आपको क्या है? बाहर निकल चुके हैं। हम बात करते हैं यकृत, हम बात करते हैं लीवर की। लीवर में भी मैंने बताया था ये मुख्य जो उत्सर्जन करता है वो अमोनिया को यूरिया में बदलता है। तो सिंपल सा पूछ लेगा अमोनिया को यूरिया में कौन उत्सर्जित करता है? तो लीवर आपका। यहां से बस आपका यही इंपॉर्टेंट आ जाता है कि अमोनिया से NH3 से और C, ठीक है, NH2 CONH2 के रूप में कौन कन्वर्ट करता है आपका? तो आपका करता है लीवर। ठीक है, तो ये भी आपका प्रवर्तित उत्सर्जित मुख्य रूप से करता है। और हीमोग्लोबिन को भी क्या करता है? तोड़ने का काम करता है। हीमोग्लोबिन को भी क्या करता है? तोड़ने का काम करता है। और साथ में पित्त रस का, साथ में बाइल जूस का, पित्त रस का निर्माण भी करता है। मैंने बताया था पित्त रस में दो प्रकार के बाइल पिगमेंट होते हैं, दो प्रकार के बाइल पिगमेंट होते हैं। एक आपका क्या होता है भाई? बिलुरबिन। एक क्या होता है आपका? बिलुरबिन। ठीक है, और एक होता है बिलुरवर्डिन। ठीक है, क्या होता है? एक आपका बिलुरवर्डिन। ठीक है, वर्डिन। और इनका यूज भी मैंने बताया था सामान्य व्यक्ति में 100 ml में बिलुरबिन कितना होता है? 1.0 mg पर DL। और यही मात्रा अगर कम ज्यादा हो जाती तो एक व्यक्ति को क्या हो जाता है आपका? पीलिया हो जाता है। क्या हो जाता है आपका? पीलिया हो जाता है। और ये जो आपका बाइल जूस होता है निकलता कहाँ से? आपका लीवर से, बट स्टोर कहाँ होता है आपका? गॉल ब्लैडर में, यानी जीवी बोल देते हैं हमारा पित्ताशय में। इसमें स्टोर होता है, पित्ताशय में एकत्रित हो जाता है। क्लियर है भाई? छोटी आंत से मैंने बताया था जितने भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जितना भी अवशिष्ट पदार्थ होता है जो छोटी आंत में भोजन पचा होता है उसी को हम बोलते हैं हमारा काइल। क्या बोलते हैं? आपका काइल। और काइल में जितना भी अवशिष्ट पदार्थ, जितने भी विटामिन, प्रोटीन, ये सारी चीजें अवशोषित होने के बाद बचता क्या है? अवशिष्ट पदार्थ। और उस अवशिष्ट पदार्थ को आपका भेज दिया जाता है बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में मैंने बताया था मेरे भाई आपको जल का अवशोषण होता है। और जल को अवशोषण करने के बाद जितना भी अवशिष्ट पदार्थ है आपका काइम, जितना भी अवशिष्ट पदार्थ है आपका काइम, और उसे रेक्टम में, उसे क्या है आपका? रेक्टम में स्टोर कर दिया जाता है, यानी रेक्टम में वो स्टोर हो जाता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? आपका शेयर करें। ठीक है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या करें? शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हो जाएगा भाई, आज के लिए इतना ही टॉपिक हो जाएगा आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है मेरे दोस्तों।